रबिया हसन ऑफिशियल के साथ खुशामदीद। और हम बात करेंगे आज ईरान और जो अमेरिका का MOU साइन हुआ है। वेरी ड्रामेटिक, वेरी इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जब पूरी दुनिया की नज़रें इस पूरे एग्रीमेंट के साइन होने पर, एग्रीमेंट नहीं इसको MOU कहा जाएगा, इट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर जमी हुई थी। और अचानक आखिरी लम्हे में हमने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो थे उन्होंने भी स्विट्ज़रलैंड के लिए उड़ान भरी। हमारा मीडिया ऑलरेडी मौजूद था, सेक्रेटरी खारजा के सरबराही में जो वफ़द था वो हमारा ऑलरेडी वहाँ पर जा चुका था। जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं या जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं या शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, और ये कहा गया इसहाक डार की जानिब से कि वज़ीर आज़म ने अपना दौरा मनसूख कर दिया है स्विट्ज़रलैंड जाने का। और ये समझा जा रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं यही एक सॉर्ट ऑफ MOU की सिग्नेचर की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो गई है। और उसके बाद अब ये जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो भी ये मीटिंग्स होंगी ये बाकायदा उसके कॉन्टोर्स को डिस्कस किया जाएगा, और उसके ऊपर जो फर्दर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे कंसेंसस अभी होना रहता है उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो एक बहुत ही ड्रामेटिक किस्म की सिचुएशन बनी। वो जो 5 मिनट थे जो कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या प्रिंट है वो इसको इस तरह से छाप रहा है कि दोज 5 मिनट्स जिसमें सब तमाम दुनिया की नज़रें जमी हुई थी कि किस तरीके से ये अब पाया तकमील तक पहुंचता है ये मरहला भी, ऑल्दो इट्स नॉट अ कंप्लीट एग्रीमेंट, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और फिर हमने देखा कि हम पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल है वो पहुंचे, एंड देन कतर वाज आल्सो मीडिएटिंग दिस MOU। अचानक लास्ट मोमेंट पे सब इकट्ठे हुए, और फिर वो जो 5 मिनट जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वो जब उसके ऑप्टिक्स सामने आते हैं तो क्या तारीखी मनाजिर हैं कि बिल्कुल चीज़ होते होते डोनाल्ड ट्रंप फिर से, जिस तरह मैंने कहा कि देखें जब भी तारीख लिखी जाएगी यकीन करें ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। ये केस स्टडी है खुद अपने आप के अंदर ही, ये एक इतनी बड़ी रिसर्च होगी कि इस तरह कभी एक प्रेसिडेंट गुजरा था जो अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए उसने जो जंग लड़ी है और उस जंग को जो बार बार एग्रीवेट किया है। मैंने अपने पिछले भी वीलॉग्स में ये बात की, और मैं कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए उनके बयानात को, उनके ट्रूथ सोशल के ऊपर वो जो अपने फरामूदात जारी करते हैं उनको, या इसके अलावा वो जो इंटरव्यूज़ में बैठ के फायर टॉक्स करते हैं उनको, मैं ये कह चुकी हूँ कि दोज आर द रियल वो मिसाइल हैं जो वो मारते हैं। और फिर उसके बाद जो बनी बनाई बात भी है वो बिगड़ जाती है। ये कितनी मर्तबा ऐसे हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बैठ के बात करेंगे, तारीफ करेंगे, अच्छाई करेंगे, बात बनाने की बात करेंगे, और फिर 2 या 4 घंटे बाद वो किसी को इंटरव्यू दे देंगे या फिर अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर कोई तस्वीर लगा देंगे, कोई कुछ लिख देंगे ऐसा जिससे पूरी की पूरी काया पलट हो जाती है। तो अब बात यह है कि इधर भी यही हुआ, उधर जो है वो MOU पे साइन होने वाले थे, इधर डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे थे, और अचानक उन्होंने इजराइल की साइड लेनी शुरू कर दी। लेबनान का मामला जो है वो बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ था इस पूरे मसले में। उधर ही हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इजराइल के हक़ में बात करें, और ना सिर्फ ये कि उन्होंने वहाँ पर थोड़ी लाइन चेंज की, जिस किस्म के उन्होंने अल्फाज यूज़ किए इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन कि जो ईरानियंस हैं अगर उन्होंने इस एग्रीमेंट को या इस MOU को साइन किए बगैर वो यहाँ से गए तो वो अपने मुल्क भी नहीं पहुँच पाएंगे। उनको मतलब ऐसी ऐसी धमकियाँ उन्होंने दी कि उसके बाद फिर बनता तो था। फिर ये पता लगा कि जी कोई वहाँ पे नाराज़गी हो गई है। बिलीव मी, मतलब इस तरह से जो घरों में शादियाँ होती हैं उसमें भी इस तरह का माहौल नहीं होता, या कहीं सुलह कराई जा रही हो, कुछ जरगे वगैरह हो तो वहाँ पे भी लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हरकतें करते हैं और बातें करते हैं। एंड आई डोंट फाइंड अ रीज़न। देखिए ये तो समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे एक इंटरनल प्रेशर का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये भी समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े बुरे फंसे हुए हैं इसराइल के, ना वो मुखालिफ हो सकते हैं, ना वो इतनी वो जिस तरह की उन्होंने सपोर्ट बैकिंग की है इसराइल की, तो वो ये तो नहीं लगता कि कहीं पे कि इसराइल अपने फैसलों में
हमेशा अकेले ही फैसले लेता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की डेफिनेटली वो हमेशा हर फैसले में साथ होते थे और एक कंप्लीट बैकिंग हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि रातों रात उनका नज़रिया टोटली तब्दील हो जाए और इजराइल जो उनका इतना बड़ा इत्तेहादी है वो एकदम से दुश्मन में कन्वर्ट हो जाए। इवन जब मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आई गेस ये जब बात की थी तो उसमें मैंने यही कहा था कि उन्होंने जो डांटा भी था बैरूत पे हमले के टाइम पे, वो ऐसे वाली डांट थी जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को डांट रहा है। वो कोई मजम्मत नहीं थी, वो कंडमनेशन नहीं थी, वो इजराइल को धमकी देना नहीं था कि अगर आपने ऐसे किया तो हम आपको सोशली बॉयकॉट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सियोज थिंग जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कुछ बुरे बुरे अल्फाज कहे थे, उसके अलावा हमने ये नहीं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन इजराइल के अगेंस्ट ली हो। और फिर हमने ये देखा कि एक उन्होंने ये बात की, साथ उन्होंने ईरानियन को बहुत ही अजीब तरह की धमकियां देनी शुरू कर दी। तो ये समझ में तो आता है इस हद तक की पोस्चरिंग की जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों साइड्स को बैलेंस लेके चलना चाह रहे। वो नहीं चाहते कि जो इजराइल है उसके साथ भी मुकम्मल तौर पे बिगाड़ें और डेफिनेटली जंग उनको सूट ही नहीं कर रही, तो वो ये भी नहीं चाहते कि जंग को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ना उनके अपने मुल्क में कोई चाहता है और ना उनकी कोई स्ट्रैटेजी इस जंग को लेके समझ में आती है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स ही जो हैं वो मुज़ाकरात से ही हल होने हैं। जितना इस बैटल को या इस वॉर को हार्ड करते जाएंगे उतना मुश्किल होता जाएगा दोनों पार्टीज़ के लिए। और वही बात है कि ईरान हैज़ लॉस्ट सो मच कि वो अब मज़ीद किस चीज़ से डरेंगे। देखिए, जब भी कोई मुल्क डरता है तो वो अपने लीडर्स को बचाता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाता है, वो अपने अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखता है और इन रीजंस की वजह से जंगों में कूदना पसंद नहीं करता है या जंगों को अवॉइड करता है। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि आइडियोलॉजिकली आपको पता है कि दैट वाज द ओनली मुस्लिम कंट्री जो गाज़ा के लिए सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, बयानात नहीं दे रहे थे, दे वर एक्चुअली स्टैंडिंग विद देम। और फिर अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये एक वाहिद मुल्क है तमाम मुस्लिम ममालिक में से जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अपनी प्रेजेंस शो कर रहा था और अमेरिका ने इसीलिए उसके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगा रखी थी। अब जब ये पूरा जंग का मरहला गुजरा तो उसमें ईरानियंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किस किस्म का उनको डैमेज नहीं हुआ, जानों का नुकसान उन्होंने किया। जितना उनका असलहा और जितना उनका बैलिस्टिक मिसाइल जो उन्होंने संभाल के रखे हुए थे वो उनके इस्तेमाल हुए। इसके अलावा जो उनकी रिलीजियस लीडरशिप थी, जहाँ जिनके ना सिर्फ ये कि वो कोई फॉलोअरशिप ज़्यादा है या पॉपुलर लीडर्स हैं, बल्कि इत्तेकाद है ईरानियन का, उनके ईमान का हिस्सा है, बैत की होती है उन्होंने। उस तरह के लीडर को जब उन्होंने, और नॉट जस्ट वन लीडर, पूरी की पूरी एक लीडरशिप की टेयर है जो उन्होंने लूज़ कर दी, बच्चे उन्होंने कुर्बान कर दिए। और फिर इन द मिडल ऑफ जंग भी जो हमने ऑप्टिक्स देखे कि उनके शहरी जो थे, जब उनके ऊपर हमला किया जाता था मिसाइलों का बड़े शहरों में, तो शहरी बाहर निकल आते थे, वो रोड्स पे खड़े होते थे झंडे उठा के। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ और बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी का सिंबल था। इसके बाद अमेरिका ने उनको किससे डराना था? अगर अमेरिका ये भी कह दे, देखिए जब एक मुल्क ये अहद कर लेता है, उसमें एक रिलीजियस आइडियोलॉजी शामिल हो जाती है कि ये जहाद है और ये मौत जो है वो बरहक है, तो ऐसे मुल्क को फिर डराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर इस पूरे प्रोसेस में वो गेन क्या कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो उनकी नज़र आ रही थी उधर वो गेन कर रहे हैं। उधर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जब वो कंट्रोल संभाल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वहाँ पे वो एक तो गुजरने नहीं दे रहे। वो सिर्फ जंग अमेरिका तक महदूद नहीं रह रही, बल्कि जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज़, वो उनको भी जाके उनकी मुल्क में मार रहे हैं। और वहाँ पर जो आयरन डोम है वो बुरी तरह से कोलैप्स कर रहा है, फेल कर रहा है। द गल्फ कंट्रीज़ आर एक्चुअली सीइंग फ्रॉम देयर ओन आइज़ कि अमेरिका जो सारे टाइम से उनको उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता आया है और उनको इस्तेमाल करता आया इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, उसने वक्त पड़ने पर कुछ नहीं किया। रादर वो जो आयरन डोम की एक पूरी फैंटेसी थी वो डूम कर गई। सो गल्फ कंट्रीज़ ने भी बहुत सारी हकीकतें देखी। और फिर ईरान ने बहुत स्मार्टली इस जंग को सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं रहने दिया। इस जंग में गल्फ कंट्रीज़ को, मुस्लिम ममालिक को ऐसे इंगेज किया,
इस जंग में जो मुस्लिम सेंटिमेंट है उसको इस तरीके से उभारा, और फिर पूरी दुनिया की मईशत को जब उन्होंने एक एज पे ला के खड़ा कर दिया थ्रू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, तो ये जंग फिर सिर्फ अमेरिका की तो रह नहीं गई थी। और अमेरिका चाहे जितना इनडिफरेंट एक्ट कर ले या वो कहे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से, हमारे पास तेल भी बहुत है, हमारे पास वसाइल भी बहुत हैं, लेकिन इवेंचुअली अमेरिका के पास जो भी बहुत था वो कम होने शुरू हो गया। एंड ऑन द अदर साइड ईरान के पास जो कम था वो ज़्यादा होने शुरू हो गया, चाहे वो जज्बा था और चाहे वो वसाइल थे। तो बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री अगर इसको इस तरीके से देखा जाए। ये वही बात है कि जब आप इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो आप एनालाइज कर पाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। अब ये सब चीज़ें हुई हैं, हम इसके ऊपर आपने हर तरह का आपको आपने प्रिंट में भी देखा होगा, और हर तरह का मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, इट इज़ स्टॉर्म्ड बाय न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स एवरी डे एंड समटाइम्स एक दिन में कुछ घंटों की रफ्तार से जो है आपको खबरें मिल रही होती हैं, डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। तो एक काफ़ी टाइम हो गया है कि पूरी दुनिया इस प्रेशर को ले रही है। अब जब पूरी दुनिया इसकी स्टेक होल्डर बन गई है तो ज़ाहिर इस जंग को ख़त्म कराना भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, और उसमें पाकिस्तान के हिस्से में ये एक बहुत वाइटल रोल आता है। लेकिन भाई जो फिल्मी रोल पाकिस्तान के हिस्से में उन 5 मिनट में आया है, जब ये MOU जब ये डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से बमबारी कर रहे थे और इधर जो था वो MOU के ऊपर पार्टीज़ ने साइन किया हुआ था, बट उसकी एक मीटिंग चल रही थी या वहाँ पर सबने इकट्ठा होना था। उस टाइम पे बड़ा इंटरेस्टिंगली वो अगर एक कुछ आमिर मतीन साहब ने इसका बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस किया। आई हैव बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग द डायसेक्शन ऑफ दोज 5 मिनट्स, लेकिन जिस तरीके से आमिर साहब ने उसको एक्सप्लेन किया, रियली लव्ड इट, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बताया कि वो कमेंट्री की कि 1 मिनट इधर देखा और फिर उधर देखा, और तासुरात बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, दीज काइंड ऑफ ऑप्टिक्स वर देयर कि ईरान ने कहा कि हम नहीं मुज़ाकरात को कंटिन्यू कर रहे हैं। देन पाकिस्तान जम्प्ड इन, और शहबाज शरीफ साहब की भी बहुत तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सख्त परेशान थे, और एक्चुअली उन्होंने भगाया मोहसिन नकवी साहब को कि आप जाएं और आप फिर मीडिएट करें, एंड देन दैट मीडिएशन वर्कड, वो जो बिल्कुल लास्ट में हीट ऑफ द मोमेंट जिसे कहा जाता है उस टाइम की मीडिएशन। और फिर JD वैंस जिन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दिया कि मैंने पिछले कुछ घंटों में 2 लोगों से बहुत बात की है, एक फील्ड मार्शल से और एक अपनी बेगम से, और जो फील्ड मार्शल है वो पाकिस्तानी है और जो उनकी बेगम है वो हिंदुस्तानी है। तो उनका ये कहना था कि ये 2 लोग थे जिनसे मैंने फ़ोन पे और शायद हमारे फील्ड मार्शल से ज़्यादा बात की है। तो अब ये रोल तो बड़ा इन्हांस कर रहा है, और JD वैंस ने जिस तरह खुला के अप्रिशिएट किया, एंड देन नाउ जो ईरानी सदर हैं उनका पाकिस्तान का दौरा करना अगेन एक जेस्चर ऑफ थैंक्स है, अगेन एक इंडोर्समेंट है कि बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो पाकिस्तान की मदद से अचीव किया गया है। क्योंकि अमन देखिए हर किसी को सूट करता है, और ईरान तो वैसे भी नहीं कह सकता कि ये जंग उन्होंने शुरू की थी, क्योंकि ये जंग इन द मिडल ऑफ द मुज़ाकरात जिस वक्त वो लग रहा था कि कंक्लूड होने वाले, अमेरिका ने छेड़ी थी। तो बहरहाल ईरान तो के ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम नहीं है कि उसने जंग छेड़ी हो तो हम ये कहें कि वो जंग चाह रहा है, वो डेफिनेटली इसको ख़त्म करना ही चाहता था, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर, नॉट एज अ लूज़र। दे वांटेड टू कम आउट एज विक्टर्स, और जिस तरीके की विक्ट्री उन्होंने इसमें अनाउंस की है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस MOU के जो लेबनान का पॉइंट है वो इसमें सबसे प्रायोरिटी रखता है, और बाकी सिवाय इसके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो खोल दिया गया है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें ईरान ने कुछ दिया हो। रादर हमने उसकी रिलैक्सेशंस और उसके जो फ़वाइद हैं वो भी देख लिए हैं कि ईरान को मिलने शुरू हो गए हैं। सो कमिंग बैक टू जो ये मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ है, और 60 डेज़ का एक रोड मैप उसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हुआ है, जिसमें कतर और पाकिस्तान ने बहुत मेन रोल प्ले किया है, और उसका एक मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। टेक्निकल लेवल के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो इस हफ्ते में जारी रहेंगे इन द सेम रिजॉर्ट। इस एलामिया में ये कहा गया है, और ईरान और अमेरिका जो है वो 60 रोज़ में हतमी मुआहदे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, ये भी कहा जा रहा है एलामिया में। इसके अलावा एलामिया ये भी कहता है कि इस्लामाबाद जो मेमोरेंडम था या मफाहमती याददाश्त के तहत इस मुज़ाकराती अमल को रुकना नहीं है,
आगे बढ़ाया जाए, और जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो किसी भी वाक़ई गलतफहमी से बचने के लिए उसका एक निज़ाम बनाया जाए कि अगर कोई भी फर्दर आगे कोई चीज़ होती है तो एक डी कॉन्फ्लिक्टिंग सेल बनाया जाएगा, या डी कॉन्फ्लिक्टिंग कमेटी या बोर्ड बनाया जाएगा, जो बिफोर बोथ द कंट्रीज गो इनटू फॉर्मल वॉर फॉर एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी ऐसा होता है, उसमें वो पहले डी एस्केलेटिंग या डी कॉन्फ्लिक्टिंग जो कमेटी है या लोग हैं वो इसके ऊपर काम करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि मामलात को कंट्रोल करें। और ये भी कोशिश की जाएगी कि तेहरान और वाशिंगटन का जो आपस में बराह रास्त ताल्लुक़ है उसको बहाल किया जाए, या कायम किया जाए, लेट्स पुट इट दिस वे, क्योंकि वो बहाल कभी भी नहीं था। खैर, इसके अलावा जो ये हतमी मुआहदे की जो बुनियाद रखी गई है, इसके ऊपर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका टेक जो है वो भी क्लियर है। और हमने ये देखा कि जो जेडी वैंस हैं उन्होंने ये बात कही कि ईरानी वफ़द ने वॉकआउट की धमकी ज़रूर दी थी रात पे, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी जारी रहे, जिस तरह मैंने आपको 5 मिनट्स की जो बहुत ही ड्रामेटिक ऑप्टिक्स हैं वो बताए। इस पे जो हमारे वज़ीर आज़म है वो भी डेफिनेटली बहुत ही इज़ हैप्पी अबाउट इट, और डेफिनेटली जो कतर का और पाकिस्तान का एक रोल है इस मीडिएशन के इस पॉइंट तक लाने पर इस सारी सिचुएशन को, और फिर इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन बिगड़ती सूरत हाल को समेटने में जो बिखर रही थी पूरा कैनवस जो था वो एक डिस्टॉर्ट हो रहा था, और फिर उसको वापस जिस तरह से पाकिस्तान ने समेटा, तो ये डेफिनेटली कोई छोटा रोल नहीं था। और इसको अभी जो बुरे से बुरे नाकदीन भी हैं वो भी इसके ऊपर पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें चीन का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीन का रिएक्शन हमने देखा है, चीन ने कहा है कि जो पाकिस्तान और कतर और जो दीगर फरीकों ने सालसी की कोशिशें की, चीन उसको एंडोर्स करता है, उसकी हिमायत करता है, और उन्होंने कहा ये जो मुज़ाकरात है, ये जो MOU है वो खित्ते को एक इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगा, सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, और ये तसलसल ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तनाज़ात हैं उनका कोई हल नहीं है जंग, उनका हल जो है वो अमन ही है, मुज़ाकरात ही हैं। और उन्होंने जो तमाम फरीकैन के कंस्ट्रक्टिव रोल को प्ले करने, इन फ्यूचर प्ले करने के भी ख्वाहिश का इजहार किया। अब चीन का रिएक्शन देखिए, चीन हम जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में चीन को लेंगे, और फिर इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन जो डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा है उसको भी ज़रा जहन में रखेंगे, तो आपको सिचुएशन समझ में आएगी कि चीन की एंडोर्समेंट या चीन का जो रद्द अमल है वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस क्या है फॉर बोथ द पार्टीज़। अच्छा, अब हम आते हैं उन रिलैक्सेशंस की तरफ जो हमने देखा है कि आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब अमेरिका ने ईरानी तेल की बरामदात के लिए 60 रोज़ का टेम्परेरी लाइसेंस जारी कर दिया है, और ये उन रिलैक्सेशंस की एक बहुत बड़ा साइन है, जो कहा जा रहा है कि ईरान को उन सैंक्शन से आज़ाद कर दिया जाएगा। ईरान को 21 अगस्त तक ख़ाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फ़रोख्त और इनकी जो तरसील है उसकी इजाज़त दे दी गई है। ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग की जो लेन देन है वो भी इस लाइसेंस को लाइसेंस इन एस्पेक्ट्स को भी कवर कर रहा है। और इसके अलावा जो ये तब तक रहेगा जब 60 डेज़ तक, अगैन ये जो 60 डेज़ का टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फर्दर इसके कॉन्टूर्स को वाजे करना है और जो डेडलॉक्स हैं उनको रिमूव करना है। तो अब ये जो हमने देखा है कि एक पॉजिटिव प्रैक्टिकल साइन सामने आना शुरू हो गया है कि अमेरिका इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग, बल्कि वो सीरियस भी है इस MOU को लेके, और इसमें होने वाले जो वादे हैं या जो कंसेंसस है उसको लेके। तो ये एक अच्छा साइन है। देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये 60 डेज़ अब जो गुजरने हैं, मुझे नहीं लगता कि अब नेगोशिएशन टेबल के ऊपर इतना बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। इन 60 डेज़ को खैर आफियत से गुजरने में सिर्फ एक ही फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता नज़र आ रहा है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप और उनके बयानात। अब देखते हैं कि उनकी जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, जो यू टर्न्स हैं, और जिसमें मैंने आपको पहले कहा कि 2 फैक्टर्स से समझ आते हैं, इंटरनल प्रेशर एंड इजरायली प्रेशर।
लेकिन जो एक डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट है जिसको आई थिंक अगर किसी को इस पूरी सिचुएशन को समझना है और इस वॉर गेम की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है तो डोनाल्ड ट्रंप के अनप्रिडिक्टेबल माइंड को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहते या ना चाहते वो ही इस वक्त ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। और अगर उनके हाथ में बंदूक है तो ये देखना पड़ेगा कि ये बंदूक किस किस को निशाने पर रख सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑब्सेशन है अपने आप को लेकर, अपनी ज़ात को लेकर। पहले वो अपने पीस रोल को लेकर बहुत सीरियस थे, अब उन्हें दोबारा एक मौका मिल रहा है, तो ये एक बड़ा इनकरेजिंग फैक्टर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पीस को कंटिन्यू करे। लेकिन अगैन जो उनकी एक मर्क्यूरियल नेचर है और जिस तरीके से वो पारे की तरह एक मिनट में और दूसरे मिनट में कोई और बात, अपनी ही कहीं भी बात को सेम डे में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में वो ईरान के साथ कितना बिहेव करते हैं, क्योंकि हिज बिहेवियर मैटर्स अ लॉट मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस होल सिचुएशन। सो लेट्स सी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें मजीद क्या क्या देखने को मिलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।